एक है सतत विकास रिपोर्ट 2025-2015 से ये शुरू हुई है। ठीक है, कौन जारी करता है? UNSDSN, शॉर्टकट में यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क पूरा नाम है UNSDSN। सतत UN मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन हो गया। एस का मतलब सस्टेनेबल, विकास मतलब डी का मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, एस का मतलब समाधान और एन का मतलब नेटवर्क। तो UNSDSN ने इसको जारी किया है क्या ये? तो सतत विकास पेरिस सम्मेलन 2015 में लागू हुआ है। उसमें 17 लक्ष्य रखे हैं, एसडीजी गोल। एसडीजी गोल है, इसको SDG कह सकते हैं। तो सतत विकास रिपोर्ट में कितने लक्ष्य हैं? 17। SDG गोल कहा जाता है इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17। कब तक पूरा करना है इनको? 2030 तक। पेरिस समझौता 2015 में ये लगा और ये 17 लक्ष्य हैं, 2030 तक इसको पूरा करना है। ठीक है, 17 लक्ष्य के सापेक्ष अगर देखेंगे 169 सब लक्ष्य हैं, छोटे छोटे लक्ष्य हैं। ठीक है, जैसे गरीबी खत्म करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़ने देना। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, जल के नीचे जीवन, जल के ऊपर जीवन। ठीक है, गरीबी और फिर स्वास्थ्य पर अच्छा ख्याल रखना, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। तो ये 17 लक्ष्य बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुल शामिल देश 161 है इसमें। कुल देश कितने हैं? 161, मतलब 161 देशों के बारे में ये रिपोर्ट बनाई गई है। अब सर्वश्रेष्ठ देखेंगे तो श्रेष्ठ देश अगर हम देखें तो नंबर 1 पे है फिनलैंड। फिर उसके बाद है स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी। अगर भारत की स्थिति देखें, भारत किस स्थान पे है? 99वें स्थान पे है। इस रैंक में भारत की स्थिति क्या है? 99वें है। ये फिनलैंड जो होते हैं जो नार्डिक देश होते हैं, ऊपर जाइएगा यूरोप के ऊपर तो ऐसे अंगुली के आकार के 3-4 देश हो गए, बाल्टिक देश कहा जाता है उनको। ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये सबसे ज्यादा विकसित देश माने जाते हैं, खुशहाल देश माने जाते हैं। कारण होता है यहाँ पे लिंगानुपात अच्छा है, स्त्री पुरुष समानता है, अच्छी खासियत, ये सारी चीजें। अगर 2024 की बात करें तो भारत 109वां था। भारत का स्थान क्या था? हाँ। ठीक है, कुल देश कितने हैं? 167 हैं। और दक्षिण सूडान को अगर देखेंगे तो ये सबसे पिछड़ा हुआ है। सबसे पिछड़ा देश कौन सा है? दक्षिण सूडान, 167वां नंबर है। ये कौन सा हुआ? सतत विकास रिपोर्ट 2025-2015 जारी हो रही है। क्यों जारी हो रही है? 2015 में पेरिस समझौता हुआ। क्यों हुआ? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए। उसको प्राप्त कब तक करना है? 2030 तक। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN जारी करता है। कुल देश 167 शामिल हुए। दक्षिण सूडान अंतिम है। नंबर 1 पे फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, जर्मनी है। नहीं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी है। भारत की स्थिति देखेंगे, भारत 99वें स्थान पे है। पिछले वर्ष भारत 109वें स्थान पे था। ठीक है, तो सुधार किया है उसने। ठीक है, ये पहली रिपोर्ट हो गई, कौन सी? सतत विकास रिपोर्ट। ऐसे इसको करंट है, बहुत कठिन होता है क्योंकि नई चीजें होती हैं, तरीका भी अपना अपना है।
विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग अगला है। दो 2025 कौन जारी करता है? पहले जारी कब हो रहा है? तो 1989 से जारी हो रहा है, ये जानते हैं। ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब इस तारीख से, इस वर्ष से ये जारी हो रहा है। ठीक है, इसको विश्व प्रतिस्पर्धा और IMD कहते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग कहते हैं। जारी कौन करता है, ये सबसे ज्यादा मुख्य है। जारी कौन करता है, क्वेश्चन दे देगा केवल सतत विकास रिपोर्ट विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग सामने लिख देगा, UNSDSM, और इसका लिख देगा क्रम से। अब मिला दीजिए इसको, कौन कौन जारी करता है, केवल यही तरह पूछ लेंगे। ठीक है, तो जारी करता जानना है। जारी करता कौन है? जारी करता विश्व प्रतिस्पर्धा रैंक। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? स्विट्जरलैंड जारी करता है। विश्व के जितने बड़े बड़े संगठन हैं सबका मुख्यालय कहाँ लगभग मिलेगा आपको? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो वहीं पे ये प्रतिस्पर्धा का केंद्र जो है वहीं पे है, स्विट्जरलैंड में। समझ गए हैं? तो उसी ने इसको जारी किया है। ठीक है, शामिल ये अर्थव्यवस्था के जारी हुए हैं। तो शामिल अर्थव्यवस्था कितनी है? 69, 69 अर्थव्यवस्था इसमें शामिल की गई है। ठीक है, कि कौन सा देश कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा करके आगे विकास तेजी से कर रहा है, उसकी रैंक है। तो सर्वश्रेष्ठ अगर रैंक देखेंगे तो स्विट्जरलैंड की है। सर्वश्रेष्ठ रैंक किसी है? स्विट्जरलैंड की। नंबर 2 पे सिंगापुर है, नंबर 3 पे हांगकांग है। अपने रिपोर्ट बना के खुद नंबर 1 पे हुई तो बेईमानी है। खुद 1 नंबर पे नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। सेट कर लीजिए अपने आप पे, नंबर 1 पे हो जाओ। अब भारत की रैंक कितनी है? 40। एक ऐसे वजन आते हैं, सब में लिख देंगे, सब में भारत की रैंक। जैसे विश्व विकास रिपोर्ट भारत की रैंक, IMD प्रतिस्पर्धा रैंक भारत की रैंक, ऐसे लिख देंगे। संस्थान रिपोर्ट और देश भारत, तो ऐसे लिखेंगे। 99 यहाँ पे लिख दिए, इसका वाला यहाँ लिख दिए 41, मिलवाइए। ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हुई कौन? प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। फिर अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मतलब हुआ कि कितने देशों के पास उनकी ऊर्जा व्यवस्था अच्छी है, आयात निर्यात कम करना पड़ता है, बिजली उपलब्धता ठीक ठाक है। इसको कहते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये 15वां है। इसका मतलब 2010 से जारी हो रहा है। 2010 से जारी हो रहा है। कौन जारी करेगा? तो वो है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, कौन जारी करेगा? विश्व आर्थिक। इसका जो अंग्रेजी में नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। फोस्टरिंग फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 इसका नाम है, इसके अंतर्गत जारी हुआ है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क और नॉर्वे, ये सर्वश्रेष्ठ रैंक है।
सर्वोच्च, ठीक। अब भारत पे आ जाते हैं। हम लोगों को किसी भी सूचकांक में इतना ही पढ़ना है, कौन सा सूचकांक है, जारी किसने किया, किस आधार पे जारी हुआ है, कौन से देश से अच्छी स्थिति में है, ठीक है। और उसके बाद अंतिम क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इतना देखना है। तो भारत कितने नंबर, टोटल 118 देश शामिल है, उसमें भारत कौन सा है, 71वां। 118 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 71 रैंक है, ठीक है। किस आधार पर जारी हुआ है, तो नंबर 1 है समानता, नंबर 2 है स्वच्छ ऊर्जा, और नंबर 3 है सबको ऊर्जा या ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ये इतना मुद्दा समझ में आया। यहाँ फिर देखिए सतत विकास रिपोर्ट, जो देशों को कितने विकसित हुए हैं, ये सतत विकास लक्ष्य कितना प्राप्त किए हैं 2030 तक, इनको प्राप्त करना है, कितना प्राप्त किए इसके आधार पर जारी कर होती है। कौन जारी करता है, यूएनएसडीएसएन जारी करता है, ठीक है। कुल 167 देश शामिल हैं। अंतिम नंबर पे कौन है, दक्षिण सूडान है। पहले नंबर पे फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है और जर्मनी है। भारत की स्थिति 99 है। पिछले साल अगर 2024 में देखेंगे तो 109वीं थी, ठीक। आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, कौन सा देश अर्थव्यवस्था में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा करके खुद को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, ये रैंक होती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक मंच जो है स्विट्जरलैंड में, उसने जारी किया है इसको। 69 अर्थव्यवस्था शामिल हुई है। भारत की रैंकिंग 41वीं है। और अगर विश्व में देखें तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है और हांगकांग नंबर 3 पे है। अगला आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ है, ये 15वां है, 2025 में जारी हुआ है। किसने जारी किया, विश्व आर्थिक WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड ने जारी किया है। शॉर्टकट में इसको WEF जान लीजिए, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दीजिए। सर्वोच्च रैंक स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे है। भारत 71वें नंबर पे है, ठीक है। 118 देशों में है। और आधार कौन है, तो समानता होनी चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा होनी चाहिए। ये 3-4 आधार हैं, ठीक है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक। लिवेबिलिटी मतलब जानते हो, लिवेबिलिटी मतलब रहने योग्य, ठीक है। ये 2 रैंक जारी होती, एक रहने योग्य शहर, एक रहने योग्य देश, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जो आता है, ये 2 आधार होते हैं। तो हम देश की बात करते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025, ठीक है। जारी कौन करेगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है, कौन सी है, ग्लोबल ग्लोबल विश्व में कौन से स्थान है जो हमारे जीने के लिए सबसे बेहतर परिस्थितियां प्रदान करते हैं, उनकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो टोटल 100 शहरों की है ये। तो टोटल कितने शहर शामिल हुए हैं, कुल शामिल शहर 173 है भैया, 173 है। सबसे बेहतर स्थान कौन सा है, कोपेनहेगन है एक स्थान, जानते हैं, है? कहाँ है, डेनमार्क की राजधानी बता सकते हो? यही है। सबसे बढ़िया स्थिति कहाँ है, डेनमार्क। मौसम अच्छा सुहावना, न ठंडी न गर्मी, मोटा मोटा। ठंडी गर्मी क्यों नहीं पड़ती,
अगर आप डेनमार्क को देखेंगे यहाँ से, तो जो यहाँ से खाड़ी की धारा है, ये गर्म जल धारा है, ये यहाँ पहुंच के गर्मी रखती है हरदम। तो पश्चिमी यूरोप के जितने बंदरगाह है, क्षेत्र है, वो हमेशा बर्फ से खुले रहते हैं। चमती तो बर्फ है, लेकिन गर्म जलधारा के कारण वो खुले रहते हैं। इस वजह से न गर्मी न ठंडी। तो जलवायु कैसी है? अच्छी हो गई। ठीक है, अब अगला खासियत क्या है? नंबर 2 पे है वियना। ये कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। तो बच्चों की एक बड़ी समस्या है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप है और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का देश है। उसकी राजधानी वियना है, डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, तो नंबर 2 पे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना। फिर ज्यूरिख है और स्विट्जरलैंड में, और फिर मेलबर्न है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, कुल 173 है। 173वां जो है सीरिया है। सीरिया की राजधानी जानते हो? दमिश्क है। सबसे रद्दी शहर कौन सा है? तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो जो सीरिया है ये लुटेरों का देश है। यहाँ ना वो लूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रहेंगे लूट लेंगे, इसलिए इसको सबसे अंतिम रैंक प्रदान की गई है। अगला आते हैं विश्व शांति सूचकांक। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा देश कितना शांत है, आसानी से अपना काम कर रहा है, आतंकवादी हमले कम हो रहे हैं, विद्रोह कम हो रहे हैं, ठीक है, झगड़े और युद्ध में कम इन्वॉल्व है, तटस्थता का रूप धारण किया हुआ ये। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025। ठीक है, भारतीय शहर में नहीं शामिल है, क्या बताएं? हाँ, जब शामिल होंगे तब बताएंगे। भारत में अगर देखेंगे तो वो नंबर 1 पे दिल्ली आ जाएगी, नंबर 2 पे मुंबई। ठीक है, दिल्ली सबसे बेहतर है क्योंकि सुरक्षा वही देखी जाती है ना, सुरक्षा और खर्च देखा जाता है, कम खर्च हो, सुरक्षा बेहतर हो और सुविधाएं अच्छी हो, ये सारी चीजें लिवेबिलिटी देखा जाता है। तो दिल्ली नंबर 1 पे है, मुंबई नंबर 2 पे है, ये जान लीजिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये जारी करता है। ठीक है, ये जारी कर दिया है। कहाँ है ये? है सिडनी, जानते हो सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, वहां से ये जारी होता है। हो गया इतना। कुल अगर देश देखेंगे तो 163 देश शामिल है। अब क्षेत्र पहले देखें, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा शांत है और कौन सा क्षेत्र सबसे अशांत है। तो यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा शांत क्षेत्र है। विश्व का सबसे ज्यादा शांत क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक शांत क्षेत्र पश्चिमी मध्य यूरोप है। सबसे शांत कौन सा है? पश्चिमी मध्य यूरोप, या उसको विश्व कह दीजिए। और सबसे कम शांत कौन है या सबसे ज्यादा अशांत कौन है? वही सोमालिया साइड करिए, तो उत्तरी मध्य यूरोप, अफ्रीका कर लीजिए ना। तो सर्वाधिक अशांत उत्तरी
उत्तरी हुआ मध्य अफ्रीका। ठीक, सबसे आसान तो कौन सा हो गया? उत्तरी उत्तरी मध्य पूर्व, पूरब साइड पड़ रहा है ना, तो उत्तरी मध्य पूर्व अफ्रीका कर दीजिए इसको। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, यहीं पे यमन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है। सबसे आसान तो कौन सा है? यमन है, ठीक है। लेकिन पूरा अगर क्षेत्र में देखेंगे तो उत्तरी पूर्व मध्य अफ्रीका है। अब सबसे शांत देखते हैं देश। सबसे शांत देश ये है आइसलैंड। पश्चिमी मध्य यूरोप, पूर्वी में ऊ की मात्रा लगाएंगे जब लिखेंगे। आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत देश के खिलाड़ी आते हैं अपने यहाँ। आइसलैंड आयरलैंड नहीं आते, लेकिन न्यूजीलैंड वाले को देखिए, कुछ भी कह दीजिए वो झगड़ते नहीं है। हाँ? शांत ना? तो इधर वाले जितने आपको द्वीपीय और ध्रुवों की साइड दिखेंगे देश, वो बेहद शांत होते हैं। हाँ? ठीक है। अब भारत की स्थिति देख लें तो 115वां है, उतना सीधा नहीं बेचारा, ठीक है। हो गया। अच्छा, इसको कर लीजिए भारत 100। अगली रिपोर्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष और महिला के बीच लैंगिक विभेद कितना है इन देशों में ये नापता है, इसलिए, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी पीछे पड़े हो ना, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है। क्या खासियत है ये? तो ये इसका 19वां बार है, 19वीं बार जारी हुआ है, मतलब 19 कम कर दीजिए, 2005 से, 2005-6 से ये जारी हो रहा है। और इसमें शामिल क्या होती है? 148 देश या अर्थव्यवस्था समझ लीजिए, ठीक है। शामिल अर्थव्यवस्था कितनी? 100। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं कितनी स्वतंत्र हैं, कितना उनका हस्तक्षेप है, कितना उनको अधिकार मिला हुआ है, ये मापता है कौन? विश्व इकोनॉमिक मंच नापता है और लैंगिक अंतराल को बताता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान है, महिला पुरुष में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है? पाकिस्तान। सबसे निचले स्तर पे कोई है तो वो ये है, ठीक है। और आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पे शीर्ष देश हैं ये। एक मजेदार बात है, जनसंख्या नगरीकरण की है, यहाँ की है नहीं, नहीं तो बताते हैं आपको। और भारत की स्थिति देखिए, बताते हैं, देखिए 131वीं है, भारत 100
31वां है, पिछली बार ये 129वां था। यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार बात है, इसको सुन लीजिए। जो ये उत्तरी यूरोप के देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे महिला पुरुष अंतराल कम है। कम है मतलब महिला का अंतराल ज्यादा हो गया, पुरुष का कम हो गया। एक बार हम पढ़ रहे थे तो वहां पे 100 महिलाओं पे 74 पुरुष है, मतलब महिला से पुरुष कम है। वहां का पूरा शासन तंत्र महिलाएं देखती हैं। जैसे अपने यहाँ हर जगह पुरुष आपको मिल जाएंगे बड़े पदों पे, वैसे वहां हर जगह महिला मिलेंगी। तो महिलाएं हैं तो जरा देखिए शांति कितनी है, कितना विकसित है। यही सब देख के हमारे मोदी लगातार कह रहे हैं नारी का सम्मान करो, आधी भागीदारी इनको दीजिए। हर जगह देखिए इनको टारगेट किए हुए हैं और लगातार इनको छूट व्यवस्थाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसका लॉजिक लास्ट में पूछेगा, बताएंगे क्यों। ये पिछले साल था 129वां, पिछले साल था। अब की बार 121वां है 25 में, 24 में 129वां था। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब पिछली बार, जान लीजिए पिछले बार आ चुके हैं। हाँ, ठीक, इसको पूरा कर दें। ये सब याद है ना, लिवेबिलिटी मतलब रहने योग्य शहर कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा शहर है? कोपेनहेगन। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2025। या तो रोक लीजिए थोड़ी देर। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026। ये 2004 से जारी हो रही है। ठीक है, कौन जारी करता है? तो ये क्यूएस, क्यूएस मतलब क्वैक्टरली इसका नाम है, वही संगठन है अमेरिका का, वही जारी करता है। उसने बताया एक यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स, अमेरिका की है, मैसाचुसेट्स ये यूनिवर्सिटी है वहां की। ये 14 साल से नंबर 1 पे है पूरे विश्व में। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ का है? तो यूएसए का है। 14 वर्ष से शीर्ष पर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 14 साल से लगातार शीर्ष पे रही है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। अब इसमें भारत के कुल 54 संस्थान शामिल हुए हैं। ठीक है, अब भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, ये 123वें स्थान पे है। ठीक है, दिल्ली। ध्यान दीजिए, एक टेक्निकल पॉइंट यही बता रहा हूँ, 27 प्लस लिख रहा हूँ। इसका मतलब इसके पहले कितनी थी? 150 रैंक थी। 2024 में कितनी थी? 150, तो ये प्लस कर दिया। ठीक है, आईआईटी नंबर 2 पे है, बॉम्बे है। ठीक, ये 127वें पे है। कितने पे है? 129वें पे है। 129वां, इसमें -11 हुआ, ये गिरी हुई है पहले से। इसका मतलब पिछले साल 118 पे थे। ठीक है, तीसरा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास 180वां रैंक है इसका, और इसमें प्लस 47 में, 47 रैंक से उछाल आई है। ठीक है, ये हर साल जून में जारी होती है भैया, और भारत के संस्थान हो गए। हो गया, अगला आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन
राइजिंग लायन, नाम सुने हैं इसका? तो किसने शुरू किया? इजराइल ने। इजराइल और ईरान युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें ध्यान दीजिएगा, इजराइल के किनारे किनारे कौन देश है और ईरान के किनारे कौन देश है, इसको देख लीजिएगा। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये 4 देश इजराइल के हैं। ईरान के देख लीजिएगा। अब इसकी खासियत क्या है कि ये इजराइल और ईरान युद्ध में आप किसने चलाया? इजराइल ने ये ऑपरेशन चलाया, इजराइल का ऑपरेशन है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब जब ये युद्ध होगा तो एक ही चलाएगा। अच्छा, आज तक आप लोग जान पाए ईरान इजराइल युद्ध क्यों हो रहा है? हाँ? पता चला अब तक इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं मत करिए, वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, ये तो कह रहे हैं मत करिए। परमाणु हथियार परीक्षण तथा बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जानते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकना। ईरान कह रहा है हमको ये करना है, ये कह रहे हैं नहीं करने देंगे। इसी को लेकर युद्ध हो रहा है। तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन किसने शुरू किया? ईरान ने। इसमें किसमें? ईरान की जो रक्षा तंत्र है वो, और वहां की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद, ठीक है। ईरान की रक्षा एजेंसी और मोसाद ने मिलकर शुरू किया है। तो इजराइल के लड़ाकू विमान प्लस गुप्तचर एजेंसी मोसाद द्वारा, ठीक, इन्होंने इसको शुरू किया। फिर एक नया ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, इसको ईरान ने शुरू किया। वो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत कर रहे हैं, तो यही तो करेंगे ना। ट्रू प्रॉमिस के नाम से इन्होंने किया। ट्रू प्रॉमिस थर्ड नाम था इसका, 1 2 3, ठीक है। इस नाम से इन्होंने ऑपरेशन क्या, जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। हो गया इतना, दोनों में युद्ध चल ही रहा है। उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है, ठीक है। 22 जून को अमेरिका ने क्या किया? हाँ, अमेरिका ने ऑपरेशन, इसको आप लोग देखेंगे, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु क्षेत्रों पे बम गिरे, ठीक है। कितने स्थानों पे? 3 स्थल थे, वहां पे अमेरिका ने बम गिराए, ठीक है। और वो स्थल फोर्डो, नंताज और इस्फहान थे। फोर्डो, नंताज, इस्फहान, इस्फहान, ये 3 स्थल थे जहां पे उन्होंने गिराए, ठीक है। अब जब अमेरिका ने उस पर अटैक किया तो 22 का है ना, 23 जून को
क्या हुआ? अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। इसको कहते हैं सीज फायर हो गया। ठीक है, ये इतना था। अब एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु। ये सब जानते रहिएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। भारत ने जो युद्ध हो रहा था यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था। भारत ने ईरान इजरायल युद्ध से भारतीयों को निकालने या वापस लाने के लिए ठीक है, 3 ऑपरेशन 4 हुए। राइजिंग लायन हुआ, ठीक है, ट्रू प्रॉमिस हुआ, मिडनाइट हैमर हुआ और सिंधु हुआ। इस युद्ध में 4 ऑपरेशन चले हैं। हो गया। अगला मिटा दें इसको। एक यही छोटा सा है, यूनेस्को जो होता है, यूनेस्को जानते हैं? उसमें 4 सदस्य शामिल हुए। इसमें है भारत, ठीक है, भारत शामिल हुआ है, चीन, लेबनान और एक है तुर्कमेनिस्तान। ये 4 देश यूनेस्को जो संगठन है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसमें ये लोग शामिल हो गए, सदस्य बन गए। ठीक, अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, ये जो है इसका अध्यक्ष बना है भारत। अब की बार भारत 2-3 संस्थानों के अध्यक्ष बना है, इसको निगाह पे रखना पड़ेगा हमको, हम लोगों को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है ब्रुसेल्स में। ठीक है, और बी श्रीनिवास इसके, बी श्रीनिवास भारत के वहां पे सदस्य हैं, यही अध्यक्ष बने हैं। पहली बार बना है, पहली बार भारत भी पहली बार और श्रीनिवास भी पहली बार अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें है कि पत्रकारों को कितनी छूट है किस देश में, या कहीं कहीं देखिए पत्रकारों को हत्या हो रही है, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, या पीठ पत्रिका चले, इससे कितना है, किसने जारी किया है? एक है फ्रांसीसी एनजीओ, उसने जारी किया। ठीक, उस एनजीओ का नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, ये एनजीओ का नाम है, इसी ने जारी किया।
टोटल कितने देश हैं? कुल देश 180। इरिट्रिया, मतलब सबसे कम पत्रकारिता का छूट कहाँ है? इरिट्रिया में है। वहां पे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। ठीक है। नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड जो है ये शीर्ष देश है। ठीक, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पत्रकारिता बेहतर है। पत्रकार कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी सरकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, और वो जवाब देंगे। ठीक, भारत की स्थिति अगर देखें तो 191 है और पिछले साल 159वां था, तो कुछ छूट मिली है प्रश्न पूछने की। पिछले साल स्थिति और दयनीय थी। अब यहाँ पे कुछ और है, कुछ और रैंकिंग है, उनकी भी थोड़ी चर्चा कर दें। तो टोटल मिला के भारत की रैंक कितनी है? 191। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए, मतलब भारतीय पत्रकार राजनीतिकों से कितने कठोर क्वेश्चन कर सकते हैं, इस नंबर पे 155वें नंबर पे है हम लोग। मतलब बहुत छूट नहीं, या वो उनको इंटरव्यू नहीं देंगे। ठीक है। अगर आर्थिक क्षेत्र देखें तो 132वें नंबर पे है। मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों से जाकर पूछें क्या कर रहे हो, तो वो भी अपना बताएं ना बताएं, बार बार मुलाकात नहीं होगी। ठीक है। विधिक कानून का अगर देखा जाए तो इसमें 141वें नंबर पे है, 141वें नंबर पे है। और सुरक्षा में अगर देखा जाए इसमें भी 155 नंबर पे है, इसकी ठीक नहीं है। और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पे देखा जाए 160वें नंबर पे, यहाँ पे स्थिति और दयनीय है। सामाजिक स्थिति बराबर नहीं है, ठीक ठाक, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। और सांस्कृतिक मतलब हर हर व्यक्ति का अलग अलग अपना त्योहार है, वेशभूषा है, उसमें दखलंदाजी नहीं होगी। अब दूसरे त्योहार में जाइए और कुछ उटपटांग हो जाए गलती से भी तो पिटान लग जाएगा। अब अगला, ये सब अब डाटा है, इनको बहुत अच्छे से, ये हमेशा अब ये जल्दी बदलेंगे नहीं, कुछ चीजें हैं जो जल्दी जल्दी बदलेंगे नहीं, और इनको ऐसे याद रखिएगा तो आसान होगा। एक है कि विश्व में सेना पे सबसे ज्यादा सैन्य व्यवस्था पे कौन सबसे ज्यादा खर्च करता है? तो 5 सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश। अब ध्यान दीजिएगा, जो सैन्य खर्च होता है वो देश दो तरीके से करते हैं। एक, हम सुरक्षित रहें, बंदूक ले लें अपने लिए, बम ले लें, मिसाइल ले लें। एक है हम इसके लिए नहीं खड़े, हमको बेचना है, हमको, हम अपने लिए रखे नहीं रहे, हमको बेचना है। जरूरत पड़े दगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बेचना है, फायदे के लिए कर रहे हैं। तो दो तरीके से, तो इसमें फायदा वाला सिस्टम है। तो सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? यूएसए, इसको बेचना है। नंबर 2 पे रूस है। ठीक है, नंबर 3 पे कौन आ जाएगा? चीन आ जाएगा। ये इसीलिए चर्चा में आ गया। अब नंबर 2 पे चीन आ गया, नंबर 3 पे रूस आया है। इसी वजह से अभी तक रूस था नंबर 2 पे, अब चीन हो गया, यही परिवर्तन हो गया, इसी वजह से चर्चा में आ गया। ठीक है, और 3 4 4 पे जर्मनी हो गया, और भारत भी आ गया है 5 नंबर पे। इसके पहले 7वें पे था, ऊपर आ गया ये 141। ठीक, भारत भी देखिए तो कुछ मिसाइल उसाइल बेचना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे उधार देना शुरू कर रहा है, तो स्थिति अच्छी हो रही है, इस वजह से भारत चौथे नंबर पे आ गया। एक और है विश्व सामाजिक रिपोर्ट। रिपोर्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सा आएगा?
ये पता नहीं, लेकिन आएगा एक जरूर। ठीक है, कौन जारी करता है? यूएन। यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र हो गया। अब इसकी एक विभाग है आर्थिक और सामाजिक मामलों का, वही है सामाजिक क्षेत्र के लिए है। यूएन आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के क्षेत्र। ठीक है, सामाजिक मामलों का विभाग हो गया, क्षेत्र हो गया, विभाग हो गया, इसने जारी कर दिया। अब इसमें है क्या? इसने ये बताया है कि विश्व में जो 1% आबादी है, इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे विश्व में 100 लोग हैं और 100 लोग के पास कितना, 100 रुपए है। वो कह रहा है कि जो विश्व की 1% ऊपर वाली आबादी है उसके पास पूरे विश्व का 20% पैसा है। ये रिपोर्ट बता रही है, असमानता ज्यादा है। मतलब 1% लोगों के पास 20% पैसा है। ठीक है, आय है या धन है? धन है। ये आर्थिक सामाजिक मामलों में असमानता बहुत ज्यादा है। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। एक है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट। ये पूरी एक तरफ से पहले पढ़ा दे रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है इसका एक अलग से तकनीक रूप से चार्ट बना के व्यवस्थित करके फिर से चार्ट में बता देंगे कभी। ठीक है, किसने जारी किया? वैश्विक पवन ऊर्जा संगठन, ये लंदन में है, उसने जारी किया है। पवन ऊर्जा मतलब जानते हो, पवन हवा के चलने से, पवन चक्कियों के चलने से जो हम बिजली उत्पादित करते हैं उसी को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसमें शर्त क्या है कि हवा की गति कम से कम 6 मीटर प्रति सेकंड होने प्रति सेकंड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होनी चाहिए, तभी पवन चक्की चल पाएगी। ठीक है, तो स्थापित क्षमता हम देख लें। तो नंबर 1 पे चीन, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी और फिर भारत। ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है ये। और भारत का देखोगे 51.06 गीगा वाट बिजली उत्पादित हो रही है। अब अगर भारत की स्थिति की बात करें, भारत में नंबर 1 पे है गुजरात। समुद्र तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा ज्यादा विकसित होगी। नंबर 2 पे है कर्नाटक, नंबर 3 पे है तमिलनाडु। ठीक है, ये सब याद रखिएगा भैया, नहीं तो आइए पेपर देखिएगा कैसे पूछता है, समझ में आ जाएगा। और यही होगा, अरे तू पढ़े थे, कौन सा होगा, 41 होगा कि 71 होगा कि 118 होगा, कौन सी रैंक थी? है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये सूचकांक जारी करता है, खुद सूचकांक नहीं है। भारत उसका सदस्य है। अब जब कोई रिपोर्ट जारी करेगा तो उसमें भारत की रैंक होगी कुछ ना कुछ। अब जो जारी करेगा उसमें आएगी ना। तो जैसे जनवरी के पहले जो जारी हुई है उसके हम बता ही नहीं रहे, हम जनवरी तक केवल बात कर रहे हैं। जून से लेकर पिछले 6 महीने की रिपोर्ट देख रहे हैं। उसके पहले जो दिसंबर में आई है उसको नहीं, उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर पा रहे, तब इतना टाइम लग रहा है। और लोगों को लगता है आसानी से बड़ी जल्दी अब की हो जाएंगे हम, बस आपकी तैयार है, देखिए करके आते हैं, है ना। और करंट पे मेहनत नहीं करेंगे। 80% के लिए 1 साल मेहनत और 20% प्रश्नों के लिए 1 घंटे में हो जाए, नहीं होगा। मन को सांत्वना चाहे जो दे ले, होगा नहीं भाई। 20% क्वेश्चन ये दे रहा है, मेरिट निर्धारित करता है, इससे भी कम से कम 20 दिन तो टाइम देना ही पड़ेगा, वो भी 2-4 घंटे। तो बड़ा वीडियो और बड़ी क्लास नहीं समझ में आएगी।
इतिहास की मैराथन देख लेंगे, भूगोल की देख लेंगे, साइंस की देख लेंगे, ना करंट नहीं। क्यों? क्योंकि नई चीजें हैं, समझ नहीं आएंगी। ठीक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक आपदा सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक आपदा सूचकांक 2025, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर या केंद्र ये जारी करता है। कितना हो गया? कितनी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हुई हैं? कुल 55 अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कुल कितनी? 55 अर्थव्यवस्था शामिल है। और विश्व अर्थव्यवस्था का अगर टोटल जीडीपी देखा जाए तो इसमें 90%, विश्व की 90% जीडीपी इस जो देश शामिल है इन्हीं के अंतर्गत है। अब जो शेष बचे उसमें केवल 10% जीडीपी बढ़ती है। इसका मतलब सबसे ताकतवर देशों की बात हुई है। अगर शीर्ष देश देखेंगे तो यूएसए का मतलब अमेरिका हो गया, यूके का मतलब ब्रिटेन हो गया, और फ्रांस, ये शीर्ष देश है। ठीक है। अगर भारत की स्थिति देखें तो ये 43वां है, लेकिन एशिया में अगर देखें भारत की स्थिति तो ये 12वां है। ठीक। अगर मजबूत, अच्छा एक बौद्धिक आपदा जानते हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ, बौद्धिक मतलब जो बुद्धि तेज होती है, जैसे भारत की बुद्धि तेज हुई तो क्या हो रहा, आपदा क्यों है? होता क्या है कि जैसे किसी लड़के को पढ़ाओ लिखाओ, खूब तेज है, बहुत तेज है, क्या करेगा? नौकरी कहाँ करेगा लास्ट में? अमेरिका चला जाए। तो सारे संसाधन मेरे, सारी सुविधाएं मेरी, सारी योग्यता मेरी, सारे कष्ट मेरे, मजा कौन मारेगा? नाम किसका होगा? तो तकनीक में, खोजों में सबसे ज्यादा अमेरिका क्यों है? कारण उसका है कि विश्व के जितने देश हैं उनकी जो बौद्धिक संपदा है उसको वो हायर कर लेता है। अच्छा, देश जो है वो गरीब है और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको चाहिए पैसा, तो वो चला जाएगा भाई, वो इतनी मेहनत किया है पैसा कमाने के लिए। तो यही कंडीशन है, इसी को बौद्धिक आपदा कहा गया। ठीक है। एक और सूचकांक है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। इसका मतलब हुआ कि कहाँ कौन सी प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, नई नई चीजें कौन सी हो रही है। इसको केवल इतना जान लीजिए जारी कौन करता है। ठीक है। इसका जारी करता जो है एक संस्थान है, अंकटाड सुने हो? ANCTAD, अंक टाड। ठीक है, केवल जारी करता जान लीजिए इसका। अगला है विश्व वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। मतलब ये हुआ कि कितने देश आतंकवाद से, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित है, कौन नहीं प्रभावित है, ये जानना है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। तो भारत प्रभावित है ही है, जानते हैं ना। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, IEP जारी करता है इसको। इसके पहले एक रिपोर्ट और जारी किया इसने, IEP ने, पीछे है ना। 163 देश है भैया। 100, बुर्किना
फासो एक देश है, वो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर सीरिया। तो पाकिस्तान प्रभावित है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए भगवान खोदेंगे। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। भारत, भारत की रैंक क्या है? तो 14वें नंबर पे है भारत, 14 है, और ये गंभीर अवस्था में है, उच्च आतंकवाद पीड़ित है, उच्च आतंकवाद पीड़ित। हाँ? अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। इसका मतलब कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं और किस देश के लोग कम खुश हैं और किस देश के लोग दुखी हैं, ये। हाँ, तो जारी करता कौन है? UNSDFM, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेशन सूचकांक ना, पीछे भी जारी हुआ है उसको। अब इसमें क्या खासियत है? संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क। तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इसके पहले भी देखिए यही है। कुछ भी हो रहा है तो ये सबसे शांत, सबसे विकसित, सबसे अस्थाई देश हैं ये बने हुए हैं। ठीक है, और सबसे विपरीत परिस्थिति किसकी है? तो 147वें नंबर पे अफगानिस्तान है। तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? और यहीं से एक चीज और पकड़ लीजिए, टोटल देश कितने शामिल हैं? 147 देश शामिल है। ठीक, भारत की स्थिति देखा जाए, अगर भारत को देखते हैं तो भारत 118वें नंबर पे है। तो हम लोग दुखी हैं थोड़ा सा। पिछली साल 126वें नंबर, थोड़ा सा सुखी हो गए पिछली साल से। पिछली साल में हम लोग खुश नहीं रहते थे, आपकी बात थोड़ा सा खुश हो गए हैं ना। ये है। और अब अगर दान देने में देखा जाए, दान देने में, दानदाता जानते हो? दान देने में शीर्ष देखा जाए अगर पहले स्थान पे कौन है तो वो इंडोनेशिया है। दान देने पहले स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया। और भारत को अगर देखें तो दान देने में भारत, इसको देखें तो ये 57वें स्थान पे है। समाज सेवा में भारत देखें तो पड़ोसियों की सहायता, सब रिपोर्ट आती है भैया। सब डाटा है उसके पास कि कितना हम लोग तेज हैं। तो समाज सेवा भैया 10वें नंबर पे है, 115। हमको लगता है जो समाज सेवा वाला डाटा ले गया वो जून में मंगलवार वाला उठा ले गया जो हम लोग हनुमान जयंती में सेवा करते हैं, तो समाज सेवा वाला तो वही उठा ले गया। हमें तभी भारत की रैंक बहुत अच्छी हो गई ना। या तो अमृतसर मंदिर मंदिर का उठा ले गया होगा, जो वहां लगातार भोजन चलता रहता फ्री में, वहां से डाटा गया भैया। और पुलिस सहायता में अगर देखें तो 93वें स्थान पे है भारत। ये कुछ डेटा है, बस लगभग खत्म है। कुछ चीजें हैं छोटी छोटी हैं, इसको देख लेते हैं। एक आया हुआ है विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन
जितने लोग प्रसन्न हैं वो इकट्ठा हुए, भाई देखिए कौन ज्यादा प्रसन्न है। वहां पे दिखाने के लिए एक सम्मेलन हुआ 2025 में। कहाँ हुआ है? मियामी में। मियामी कहाँ है? फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, मियामी फ्लोरिडा में हुआ है। हो गया इतना, यूएसए में है। अभी हाल ही में म्यांमार जानते हो, बर्मा नाम था ना, यहाँ पे 7.7 पॉइंट का भूकंप आ गया है, समझे? म्यांमार में 7 हाँ, कौन सा क्षेत्र? संगाइन क्षेत्र जो है, यहाँ पे आ गया भूकंप। तो क्यों चर्चा हम काहे इसको पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? इसलिए पढ़ रहे हैं भैया, जब भूकंप आया है तो भारत ने सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ठीक, क्यों? चिकित्सा और सहायता के लिए। महत्वपूर्ण हो गया ना, भारत संबंधित हो गया। तो म्यांमार में एक भूकंप आया है, रिक्टर स्केल के उसकी कितनी है? 7.7 है। संगाइन क्षेत्र में आया है और भारत ने उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चला दिया। चिकित्सा सेवाएं और भोजन सामग्री कुछ भेजती है, इसलिए ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, एक और, ये 2025 चल रहा है, तो आप ध्यान दिए होंगे तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, वो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष को कुछ ना कुछ विशेष घोषित करता है, ये इसका वर्ष है, ये इस चीज का वर्ष है, ऐसे घोषित करता है। 2025 किसका है? संयुक्त राष्ट्र महासभा 2025, यूएनओ ने 2025 को घोषित किया। क्या घोषित किया? है? तो हिमनद संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक, क्या घोषित किया? हिमनद संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया। अब कुछ डाटा और है, फटाफट इसको देखिए। अंतरराष्ट्रीय सहायता प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रक्रिया 2025 जारी कौन करता है? सिपरी एक संस्थान है, सिपरी जारी करता है। ठीक है, शीर्ष निर्यातक, शीर्ष आयातक। ठीक है, तो शीर्ष निर्यातक मतलब जो बेचता है, आयातक मतलब जो खरीदता है। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, ये बेचते हैं। सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचते हैं? यही। और खरीदता कौन है? यूक्रेन, भारत। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा कौन खरीदेगा? यूक्रेन, कतर, सऊदी अरब। ठीक है,